अक्सर जो है जो रिलीजियस लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई फास्टिंग जो है हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया, धर्म के नाम पे ही सही, भगवान के नाम पे ही सही, लेकिन अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और इसीलिए हमको फास्टिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों इस पे बहुत सारी पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है और ये देखा गया कि यस फास्टिंग के बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल फास्टिंग है उससे उतना बेनिफिट नहीं होता है और कई बार उसका नुकसान भी हो सकता है। कोई भगवान नहीं है जो आपकी बातों को, आपकी प्रेयर को सुन रहा है और आपकी इच्छाएं पूरा करेगा, ऐसा कोई है नहीं। ज़्यादातर लोग दुख में सुमरन करते हैं, प्रेयर करते हैं और सोचते हैं कि उनको फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब लोग प्रेयर कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, सब लोग फास्टिंग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, निगेटिव फीलिंग आती है नोज़-गो इफेक्ट की वजह से। हम गिल्टी फील करते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा कम हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी परफॉर्मेंस भी अक्सर खराब हो जाती है। जो कहानियाँ पढ़ते हैं उसको पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि प्रेयर करने से भगवान खुश हो जाएंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व, और अगर आपने मना किया तो फिर साहब खैर नहीं। तो मतलब ये कि अगर आपने नहीं किया पूजा, प्रॉमिस किया नहीं किया, तो आप समझ लीजिए कि भगवान आप पे पर्सनली आपके पीछे पड़ गए, आपका बहुत बड़ा नुकसान करेगा। हेलो दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिटिकल थिंकिंग फाउंडेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिनका अक्सर कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चीज़ें बहुत पॉपुलर होती हैं क्योंकि सदियों से वो चीज़ें लोग करते आए हैं। हम अपनी फाउंडेशन में इन क्वेश्चंस को उठाते हैं और देखते हैं कि जो चीज़ें बहुत कॉमन हैं, क्या उनका कोई साइंटिफिक बेसिस है कि नहीं। आज जो है हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रेयर और फास्टिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, दुनिया के सारे देशों में, सारी सोसाइटीज़ में अक्सर लोग भगवान से प्रे करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनसे अपनी मनोकामना पूरी होने की उम्मीद करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भगवान उनकी बात को सुनेगा और उनकी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसके अलावा लोग बहुत सारे व्रत करते हैं, फास्टिंग करते हैं, जिसमें वो खाना नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, कई बार बहुत अपने शरीर को कष्ट देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे कष्ट से भगवान हमारी बात को सुनेगा। ये फास्टिंग और प्रेयर ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, क्योंकि अक्सर जो धार्मिक फास्ट होते हैं वहाँ पे प्रेयर भी इंक्लूडेड रहता है, लेकिन प्रेयर कई लोग इंडिपेंडेंटली करते हैं बिना फास्टिंग के भी, कई लोग रोज़ प्रेयर करते हैं, कई लोग बहुत धार्मिक जगह पे जाके प्रेयर करते हैं। तो आज के जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम जानेंगे कि क्या इनका कोई फ़ायदा होता है और इस चीज़ को हम एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी फास्टिंग की, ऐसे व्रत की जो कि स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का पार्ट है, धार्मिक कारणों से लोग रखते हैं। दुनिया के सारे धर्मों में अक्सर जो है एक फास्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है और इसके अंदर क्या होता है कि हम अक्सर खाना नहीं खाते हैं, पानी भी कई बार नहीं पीते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ से अपने को दूर रखते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि भगवान हमसे खुश होगा और हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी। दोस्तों, फास्टिंग करना कोई आसान काम नहीं होता। मैंने भी कई बार फास्टिंग की है और जब हम फास्टिंग करते हैं तो मुझे तो सुबह से ही भूख लगने लगती है, क्योंकि जो आपका नेचुरल खाने का जो साइकिल है, जब आपका ब्रेकफास्ट का टाइम आएगा, लंच डिनर का टाइम आएगा और खाना नहीं खाया है तो बड़ा पेन होता है और इसीलिए जो फास्टिंग होती है उसके लिए बहुत सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है, सेक्रीफाइस चाहिए होता है। लेकिन ऐसा लोगों का मानना है कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो वो हमें भगवान के नज़दीक लेके जाता है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हमारे अंदर प्रमोट होती है। हम ऐसे लोगों के साथ में एम्पैथाइज कर सकते हैं जो बहुत गरीब हैं, क्योंकि जब हमें भूख का एहसास होता है तो हमें ये पता चलता है कि इस दुनिया में कितने भूखे लोग हैं, उनके लिए हमारी सहानुभूति होती है, उनकी फीलिंग्स को हम समझ सकते हैं और इस तरीके से ये सोसाइटी के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फास्टिंग को कई तरीक़ों से किया जाता है, इसके ड्यूरेशंस भी अलग अलग होते हैं, धर्म के हिसाब से भी अलग अलग तरीके होते हैं
और ऐसा माना जाता है कि फास्टिंग करने से, व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, हमें वरदान देते हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और हमारा जो अंतःकरण है वो भी शुद्ध होता है इससे। अब देखिए, जो मेरे ख्याल से सबसे डिफ़िकल्ट जो फास्टिंग का सिस्टम है वो आपका इस्लाम में जो रमज़ान होता है, रमज़ान जिनको कहते हैं, वो सबसे डिफ़िकल्ट फास्ट होता है। इसके अंदर जो मुस्लिम्स होते हैं वो सुबह से लेकर के सनसेट तक जो है वो फास्ट रखते हैं। इस पीरियड के अंदर वो कोई खाना नहीं खाते, पानी तक नहीं पीते, कोई उनके जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो भी उस पीरियड में प्रोहिबिटेड रहते हैं। और ये फास्ट जो है वो पूरे महीने चलता है। इसके अंदर वो बहुत सारे दान पुण्य के काम करते हैं, चैरिटी देते हैं, अपना जो धर्म ग्रंथ है कुरान उसको पढ़ते हैं। लेकिन ये जो फास्ट जब ख़त्म होता है शाम को, तो फिर उस फास्ट को वो ब्रेक करते हैं। अक्सर उसको हम इफ्तार कहते हैं। और इसके अंदर जो है वो फिर बढ़िया खाना खाते हैं। मुस्लिम्स जो हैं वो रमज़ान के महीने में जो रेगुलर प्रेयर हैं उससे भी कुछ एक्स्ट्रा प्रेयर कहते हैं, जिसको कई बार तरावीह कहा जाता है, और ये जो है रमज़ान के महीने में की जाती है। रमज़ान का जो अंत होता है उसमें ईद होता है जिसमें सेलिब्रेशन होता है, और इस तरीके से उस फास्ट को हम एंड करते हैं। वो 1 महीने का करीब करीब वो चलती है फास्टिंग। जहाँ तक हिंदू की बात है, हिंदूज़ जो हैं वो तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे फास्टिंग के रिचुअल्स हैं और बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं जहाँ पे लोग फास्टिंग करते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी या कॉमन टाइप का फास्ट तो पूरे इंडिया में या पूरे हिंदू लोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत लोकलाइज टाइप के बहुत सारे फास्टिंग होते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो फास्टिंग होती है उससे हमारी आत्मा जो होती है वो परमात्मा के साथ में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है। और इसीलिए जो फास्टिंग होती है या व्रत होता है उसका पर्पज़ होता है अपने शरीर और माइंड और आत्मा को प्योर करना, ताकि हम भगवान से जो है हमें आशीर्वाद मिल सके, उनकी ब्लेसिंग मिल सके। बहुत सारे फास्ट हैं, जैसे कई लोग मंडे को या सोमवार को फास्ट रखते हैं, शिव जी का दिन माना जाता है। और ऐसे लोग शिवरात्रि में भी फास्टिंग रखते हैं, शिव जी का दिन माना जाता है शिव जी का के लिए। और ये जो दिन होता है ये अक्सर जो होता है इसके अंदर हम ये उम्मीद करते हैं कि शिव जी अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें उनसे प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि शिव जी जो हैं वो डिस्ट्रक्शन के गॉड माने जाते हैं, तो वो हमें जो डिस्ट्रक्शन उससे बचाएंगे। अक्सर जो होता है जो कुंवारी औरतें होती हैं वो फास्टिंग रखती हैं ताकि जो है अच्छा हस्बैंड मिल सके, और जो विवाहित औरतें होती हैं वो फास्ट रखती हैं ताकि उनके जो हस्बैंड हैं उनका प्रोटेक्शन हो सके। करवा चौथ बहुत ही पॉपुलर फास्टिंग का मेथड है, बहुत पॉपुलर फास्ट है जो मैरिड वुमेंस रखती हैं अपने हस्बैंड की सलामती के लिए, और वो पूरे दिन पानी भी नहीं पीती। बड़ा डिफ़िकल्ट फास्ट होता है और रात में उस फास्ट को तोड़ती हैं। और ऐसे बहुत सारे फास्ट हैं, जैसे कि नवरात्रि के अंदर लोग 9 दिन का फास्ट रखते हैं। इसके अलावा जितने भी धार्मिक हमारे अनुष्ठान होते हैं अक्सर उसमें फास्टिंग का प्रोविज़न होता है। फास्टिंग जो होती है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। साइंटिफिकली इस बात को प्रूफ किया गया है कि जो फास्टिंग होती है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और अक्सर जो है जो रिलीजियस लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई फास्टिंग जो है हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया, धर्म के नाम पे ही सही, भगवान के नाम पे ही सही, लेकिन अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और इसीलिए हमको फास्टिंग करनी चाहिए। तो फास्टिंग में देखिए क्या होता है, क्या फ़ायदे होते हैं। जो साइंस है उसने इस्टेब्लिश किया है कि फास्टिंग से वेट लॉस होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है, इसका मतलब कि हमारा जो कैलोरी बर्नआउट है उसका रेट बढ़ता है। डायबिटीज़ की इससे फ़ायदा होता है, ब्लड का शुगर कंट्रोल होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है हमारी बढ़ती है, इंसुलिन का ज़्यादा असर होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है रीजनरेट होता है, बेटर होता है, तो हम कम बीमार पड़ते हैं। हमारी जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, जो हमारे दिल से रिलेटेड है, वो भी इम्प्रूव होती है। ब्लड प्रेशर कम होता है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है, ट्राइग्लिसराइड कम होता है, और इससे हमारे जो हार्ट डिजीज़ है उसकी संभावना कम होती है। फास्टिंग जो होती है वो ऑटोफ्रैगी को जन्म देती है। ये एक नेचुरल
सेलुलर हाउसकीपिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो डैमेज सेल हैं और प्रोटीन है वो ब्रेक होते हैं और रिसाइकिल होते हैं। तो कई बार इसको हम कहते हैं कि इससे हमारा टॉक्सिन जो है वो रिमूव होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारी एजिंग स्लो डाउन हो जाती है और बहुत सारी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, जैसे कैंसर है, अल्जाइमर्स डिजीज़ है। हमारा इम्यून सिस्टम भी इससे स्ट्रांग होता है। फास्टिंग से हार्मोनल बैलेंस भी बढ़ता है। हमारा ब्रेन फंक्शन भी इम्प्रूव होता है फास्टिंग की वजह से। जो हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है, मतलब जो हम दिमाग से सोचते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। और जो न्यूरो जनरेटिव डिजीज़ हैं जो अक्सर ओल्ड एज में होती है, जैसे अल्जाइमर डिजीज़ है, पार्किंसंस डिजीज़ है, वो भी जो है फास्टिंग से बेटर होती है। ये साइंस ने इस्टेब्लिश किया है। और इसीलिए अक्सर जो धार्मिक लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई फास्टिंग चाहे जिस वजह से की जाए, लेकिन इतने सारे फ़ायदे हैं फास्टिंग के। और हमारे पूर्वज कितने समझदार थे जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये फास्टिंग्स को इंट्रोड्यूस किया, ताकि जो है हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो अच्छी लाइफ को लीड कर सके। तो क्या वाकई में फास्टिंग के इतने फ़ायदे होते हैं? और अगर आप धर्म को नहीं मानते हैं उतना ज़्यादा कि भगवान आपको आपकी फास्टिंग से खुश होगा, तब भी क्या हमें फास्टिंग करनी चाहिए? तो दोस्तों, इस पर बहुत सारी पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है और ये देखा गया कि यस, फास्टिंग के बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल फास्टिंग है उससे उतना बेनिफिट नहीं होता है और कई बार उसका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन कुछ तरीके से अगर हम फास्टिंग करें तो ज़रूर उसका हमें फ़ायदा होता है। जैसे जॉन हॉपकिंस मेडिकल रिसर्च जो है, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि 2 तरीके की जो इंटरमिटेंट फास्टिंग्स होती हैं वो हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। पहला जो है फास्टिंग, उसको उन्होंने कहा 16/8 फास्टिंग, 16/8 फास्टिंग। इसके अंदर क्या होता है कि हम 8 घंटे के अंदर खाना खाएं और 16 घंटे तक फास्ट करें। तो जैसे अगर आप खाना इस तरीके से खाएं, मान लीजिए सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, तो 8 घंटे के अंदर आपका खाना पीना हो गया और बाकी समय आप कुछ ना खाएं। दूसरा जो प्रिंसिपल है उसको 5-2 अप्रोच कहा जाता है, और उसके अंदर क्या होता है कि हम नॉर्मल खाना 5 दिन तक खाएं और वीकेंड पे जो सैटरडे संडे है या कोई भी 2 दिन ले लें, उसके अंदर जो है हम कम खाना खाएं, हमारी जो कैलोरीज हैं वो 500 से 600 कैलोरी से ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके से ये जो दिन है हमारे नॉन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं सैटरडे संडे दोनों दिन ऐसा किया, नॉन कॉन्जिक्यूटिव ना हो, जैसे आप मंडे और थर्सडे को कर सकते हैं। तो इस तरीके से हफ्ते में 5 दिन प्रॉपर खाना खाइए और 2 दिन 500 से 600 कैलोरी यानी कम खाना खाइए, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फास्टिंग का एक और मेथड है अल्टरनेट डे फास्टिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक दिन नॉर्मल खाना खाते हैं और एक दिन कम खाना खाते हैं, इससे कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। एक और फास्टिंग जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड फास्टिंग। ये जो फास्टिंग है 24 से 48 आवर्स के बीच में होती है या इससे लंबे समय के लिए भी की जा सकती है। इसके भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं, लेकिन ये फास्टिंग मेडिकल सुपरविज़न के अंदर ही करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये जो फास्टिंग होती है इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की हैं कि किस तरीके से फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट हो। क्योंकि दोस्तों, फास्टिंग कोई नेचुरल एक्टिविटी नहीं है। आप इसमें अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, और जब कष्ट देते हैं तो ज़रूर उसका फ़ायदा उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो फास्टिंग का पर्पज़ है। और फास्टिंग करें और पता चला कि आपकी हेल्थ भी ख़राब हो जाए तो क्या फ़ायदा है। इसीलिए साइंटिस्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की हैं और उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, कोई दवा ले रहे हैं, तो आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करके ही फास्टिंग को करें, और जो सही मेथड हो फास्टिंग का उसी को आप चूज़ करें। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि फास्टिंग के दिन हमें पानी खूब पीना चाहिए, हाइड्रेटेड अपनी बॉडी को रखना चाहिए, जो कि अक्सर आपने देखा है कि बहुत सारी फास्टिंग में निर्जला लोग करते हैं। हमें अपने बॉडी सिग्नल को सुनने की भी ज़रूरत है फास्टिंग के समय, क्योंकि वन साइज फिट ऑल फार्मूला चलता नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कमजोरी महसूस हो रही है, डिजीनेस महसूस हो रही है, या कोई भी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट आपको आ रहे हैं, तो अपनी फास्टिंग को आप एडजस्ट करें और मेडिकल कंसल्टेशन करें और उसके बाद ही में फास्टिंग को कंटिन्यू करें। उसी तरह जो
फास्टिंग के बाद में जब हम खाना खाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड होना चाहिए, मतलब वो ऐसा खाना होता है जिसमें कि पूरे दिन की जो न्यूट्रिएंट की कमी है वो पूरी हो सके, तो उस पर हमें फोकस करना चाहिए। उसके बाद में जो फास्टिंग शेड्यूल है वो एकदम से आप ऐसा नहीं हो कि साहब आप 9 दिन शुरू कर दिए, पूरे साल आप खाना खा रहे हैं नॉर्मल 9 दिन कर दिया, उसको धीरे धीरे बढ़ाइए ताकि आपकी बॉडी जो है उससे एडजस्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है जब हम फास्टिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हम लोग फास्टिंग करते हैं, ख़ास तौर से जो हिंदू हैं जैसे मैं हूँ, तो हमारी जो फास्टिंग है वो अक्सर उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हेल्थ प्रमोट नहीं होती है, क्योंकि जो रिलीजियस फास्ट है वो कोई साइंटिफिकली डिज़ाइन नहीं है, और उसका मेन पर्पज़ ये है कि हम भगवान को खुश करना चाहते हैं ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो सके। इसीलिए जो फास्टिंग के मेथड्स है उसमें बड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनिपुलेशन भी हुआ है। अब जैसे कि हम जब कोई व्रत रखते हैं तो अक्सर फल अलाउड रहते हैं, दूध अलाउड रहता है, ड्राई फ्रूट्स अलाउड रहता है, और बहुत सारे हाई कैलोरी हाई फैट फूड भी अलाउड रहते हैं, जैसे सिंघाड़े का आटा, कूटू का आटा, लोग इसका हलवा बना के खाते हैं। और अक्सर ये होता है कि कम की जगह ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम हो जाती हैं। लोग अक्सर पूड़ी तलते हैं सिंघाड़े के आटे की, कूटू के आटे की, आलू का खूब बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और उसको खाते हैं। तो कहने को व्रत है लेकिन एक्चुअली उनकी कैलोरी उस दिन ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे फास्ट से कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। बहुत सारे फास्ट निर्जल होते हैं, जैसे रमज़ान का फास्ट है, करवा चौथ है, निर्जल एकादशी है, और जैसा कि मैंने बताया कि फास्टिंग में आपको पानी की बहुत ज़रूरत है, ऐसा करने से हेल्थ अच्छी होने की जगह खराब भी हो सकती है। जो लंबी फास्टिंग होती है जैसे 9 दिन की या महीने की, अक्सर वो नुकसान आपको कर सकती है, क्योंकि ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि इतने लंबे समय तक लगातार फास्टिंग करने से आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, या जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स हैं, या जिनको डायबिटीज़ है, उनको ये एडवाइस दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा कि उनको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फास्टिंग से उनको फ़ायदे होने की जगह नुकसान होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि फास्टिंग जो होती है कोई ऐसा नहीं कि उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और जब आप स्ट्रिक्ट फास्टिंग पे जाते हैं, जो आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है, अपनी मेडिकल कंडीशन, अपनी ज़रूरतों को भूल करके, तो अक्सर आप उनका नुकसान कर देते हैं। जैसे अभी मोहम्मद शमी हैं, जो कि रमज़ान के दौरान पानी पी रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे या जूस पी रहे थे, और उस पर जो है बहुत बड़ा हंगामा हुआ। बहुत सारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा कि साहब ये ठीक नहीं है, क्योंकि रमज़ान के दिन तो पानी भी नहीं पीना होता है। अब कोई भी प्लेयर जो है वो अगर अपने देश के लिए खेल रहा है, या वैसे भी आप मैदान में हैं, गर्मी का मौसम है, तो उस दिन अगर आप पानी न पिए तो वो शायद बेहोश भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब हम ब्लाइंडली फास्टिंग को फॉलो करते हैं, उसके मेथड को फॉलो करते हैं, तो अक्सर जो है हमें फ़ायदा होने की जगह उससे नुकसान होता है। तो इसीलिए फास्टिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन तभी वो फ़ायदे आपको मिलेंगे जब आप प्रॉपर तरीके से फास्टिंग को करेंगे। अब दोस्तों जो फास्टिंग होती है धार्मिक कारणों से, अक्सर उसके अंदर प्रेयर होता है, पूजा होती है, बहुत सारे रिचुअल्स भी होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रेयर जो होता है उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले प्रेयर क्या होता है? प्रेयर के अंदर हम भगवान से सीधे कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात उनको कहते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, ताकि हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी की जा सकें। जब हम प्रेयर करते हैं तो हम अपने को कंप्लीटली भगवान के सामने सरेंडर कर देते हैं। हम अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करते हैं, और जो भगवान का जो ज्ञान है, इनफाइनाइट विजडम है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। मैं मूर्ख तुम ज्ञानी, मतलब मैं मूर्ख हूँ तुम ज्ञानी, जैसा कि आप ओम जय जगदीश हरे और बहुत सारी प्रेयर्स में ऐसा सुनते हैं। तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं हमें कुछ नहीं पता है, सब आपको पता है, इसलिए मेरा मार्गदर्शन करिए, मेरे ऊपर दया करिए और मेरी ज़िंदगी में सुधार लाइए। प्रेयर जो है हम प्राइवेट में भी कर सकते हैं, मीटिंग्स में बहुत सारे लोगों के बीच भी कर सकते हैं, मंदिर जाके कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, मॉस्क है, चर्चे से कहीं भी जा करके, तो अलग अलग तरीके से लोग प्रेयर करते हैं।
लेकिन अक्सर लोग ये मानते हैं कि अगर प्रेयर ग्रुप में किया जाए तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन बहुत से लोग प्राइवेट अपने घर पे भी प्रेयर करते हैं। और प्रेयर का इम्पैक्ट जो है बढ़ जाता है, ऐसा मानते हैं लोग, अगर उसके साथ में व्रत भी किया जाए। अक्सर जिस दिन हम प्रेयर करते हैं, जो लोग सुबह भगवान को दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, तब तक वो खाना वाना नहीं खाते हैं अक्सर। तो अक्सर फास्टिंग और प्रेयर साथ साथ में चलते हैं। तो क्या प्रेयर्स का कोई फ़ायदा होता है? क्या भगवान हमारी बात सुनते हैं? क्या इस बात का कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि प्रेयर करने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, या जो डिवोटीज़ होते हैं, भक्त होते हैं, उनको कोई मिरेकुलस बेनिफिट्स होते हैं ये करने से? तो दोस्तों, ये चीज़ पे बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च दुनिया में की गई। जैसे 2006 में एक स्टडी की गई बेंसन्स और बहुत सारे और साइंटिस्ट के द्वारा, और उसके अंदर ये टेस्ट करने की कोशिश की गई कि जिन लोगों को हार्ट सर्जरी होती है, जो कि बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, जैसा आप जानते हैं, सीरियस सर्जरी होती है, अगर उनके लिए लोग प्रे करें तो क्या उनके ऊपर कोई फ़ायदा होता है? क्या आपको अगर ये पता हो कि आपके लिए लोग प्रेयर कर रहे हैं तो क्या उससे बेटर आउटकम होगा? तो ये स्टडी 2006 में की गई। इसके अंदर करीब 1800 पेशेंट्स जो हैं उनका सैंपल लिया गया, 3 पार्ट में उनको डिवाइड किया गया। एक जो कैटेगरी लोगों की थी, उनको बताया गया कि उनको प्रेयर की भी जा सकती है, नहीं भी जा सकती है। मतलब उनको ये नहीं पता था कि उनके लिए लोग प्रेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रेयर किया गया उनके बारे में, लेकिन उनको नहीं पता था, श्योर नहीं थे वो। कुछ ऐसे लोग थे जिनके लिए प्रेयर नहीं किया गया और उनको भी बताया गया कि भाई उनके लिए प्रेयर की भी जा सकती, नहीं भी की जा सकती है, लेकिन एक्चुअली प्रेयर नहीं की गई। और कुछ ऐसे लोग थे जो थर्ड कैटेगरी के लोग थे, उनके लिए प्रेयर की गई और उनको बताया गया कि आपके लिए प्रेयर की जा रही है, और फिर देखा गया कि भाई इसका कोई फायदा होता कि नहीं होता है। ये प्रेयर सर्जरी के 1 दिन पहले से शुरू की गई और सर्जरी के 14 दिन बाद तक ये प्रेयर की गई। और इसका पर्पस ये था कि क्या जब प्रेयर की जाती है किसी रोगी के लिए, तो उसके जो हेल्थ में बेटर इंप्रूवमेंट होता है, कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं अक्सर हार्ट सर्जरी के बाद में, क्या वो कम डेवलप होते हैं। और ये चीज़ 30 दिन तक मॉनिटर की गई। और सेकेंडरी आउटकम या ये भी देखा गया कि क्या जो डेथ रेट होता है उस पर कोई असर पड़ता है प्रेयर करने से। तो ये बहुत ही फेमस वर्ल्ड वाइड स्टडी है, और इसके अंदर ये पाया गया कि वो 2 ग्रुप जिनको पता नहीं था कि उनके लिए प्रेयर की जा रही है कि नहीं की जा रही है, उनके जो कॉम्प्लिकेशंस थे, जिन पेशेंट को प्रेयर की जा रही थी उसमें 52% लोगों के केस में कॉम्प्लिकेशंस हुए, जबकि जिनके लिए प्रेयर नहीं की गई उसमें 51% के लिए कॉम्प्लिकेशंस हुए। तो इस तरीके से आपने देखा कि दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। इसका मतलब कि अगर आपको नहीं पता है कि आपके लिए प्रेयर की जा रही कि नहीं की जा रही, तो प्रेयर अगर की जाए या ना की जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जो ग्रुप था जिसमें प्रेयर की गई और उनको बताया भी गया कि आपके लिए प्रेयर की जा रही है, इंटरेस्टिंगली उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो 59% पेशेंट्स के लिए हुए। मतलब प्रेयर करने से उनकी सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ गई फ़ायदा होने की वजह से। जहाँ तक मॉर्टेलिटी रेट की बात है 30 दिन के अंदर, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन तीनों ग्रुप में। तो इस तरीके से जो कंक्लूजन साइंटिस्ट ने ड्रॉ किया कि जो हम रिमोट प्रेयर करते हैं, मतलब आपके लिए अगर लोग प्रेयर करते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी डिजीज़ पे, कि डिजीज़ आपकी जल्दी रिकवर हो जाती है। ज़्यादातर लोग दुख में सुमिरन करते हैं, प्रेयर करते हैं और सोचते हैं कि उनको फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि ये देखा गया कि अगर आपके लिए प्रेयर की जा रही है तो उसका निगेटिव इम्प्लीकेशन होता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। और शायद इसका कारण ये होगा कि जब आपको पता चलता है कि आपके लिए प्रेयर की जा रही है, तो आपको शायद ये लगता होगा कि शायद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मेरे लिए प्रेयर की जा रही है। और उस जो निगेटिव आपका जो फीलिंग है उसकी वजह से आपका नुकसान हो जाता है फ़ायदे की जगह।
तो सवाल उठता है कि अगर प्रेयर का कोई फ़ायदा नहीं है, फास्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, तो दुनिया में अरबों लोग जो है वो क्यों जो है ऐसा करते हैं, क्यों फास्टिंग करते हैं, क्यों प्रेयर करते हैं? उसका कारण जो है शायद ये होता है कि प्रेयर जब हम करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, और उस कॉन्फिडेंस से हम बेटर परफॉर्म करते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपने प्रेयर कर दी, भगवान के सामने हाथ जोड़ दिया, तो आपको लगता है भगवान आपकी मदद कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, शायद एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। वैसे ही अगर आप मान लीजिए कि मैच खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट का मैच है, आप प्रेयर करते हैं तो आपको लगता है भगवान आपकी मदद कर रहा है, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। उसी तरीके से जब फास्टिंग करते हैं तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, कॉन्फिडेंस मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए, तो भगवान जरूर आपके ऊपर दया करेगा और आपको मनोकामना पूरी करेगा। तो कई बार लोग कहते हैं भाई ठीक है, हम अपना काम भी कर रहे हैं और साथ साथ में प्रेयर करें, तो नुकसान क्या है? तो पहली बात तो देखिए, ये समझिए कि जो प्रेयर्स हैं, रिचुअल्स हैं, उसमें आपका समय खर्चा होता है, उसमें बहुत सारा विधि विधान फॉलो करना पड़ता है। फास्टिंग करते हैं तो अपने शरीर को आप कष्ट देते हैं, तो इसीलिए अगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है तो उससे करने से फ़ायदा क्या है? लेकिन उसके बावजूद अगर दुनिया में अरबों लोग ऐसा करते हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए हम जानते हैं प्लेसबो और नोसबो इफेक्ट के बारे में। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल है जिसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, और इसके माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ये जो प्रेयर हैं, भले ही इनका कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं और हमें अक्सर लगता भी है कि हमें इससे फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेसबो इफेक्ट के बारे में। ये प्लेसबो इफेक्ट क्या होता है? ये प्लेसबो इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होता है उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, भले ही वो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की जगह वो एक डमी दवा ले ले, डमी ट्रीटमेंट ले ले। जैसे दवा, उसे लग रहा है कि वो दवा खा रहा है, लेकिन दवा की जगह पे वो एक्चुअली चीनी की गोलियां हैं, लेकिन उसको नहीं पता है वो दवा खा रहा है। उसको लग रहा है कि मैंने दवा ले ली सर दर्द की या बुखार की, लेकिन एक्चुअली वो दवा नहीं है, वो कोई नॉर्मल सी चीज़ है, और उसकी वजह से उसको अक्सर फ़ायदा होता है, और इस इफेक्ट को प्लेसबो इफेक्ट कहा जाता है। प्लेसबो का मतलब लैटिन में होता है आई विल प्लीज़, मतलब कि मैं आपको खुश कर रहा हूँ। और इस तरीके से हम दवा के नाम पे कुछ और देते हैं, लेकिन उससे भी पेशेंट को फ़ायदा होता है, उसको हम प्लेसबो कहते हैं। क्योंकि अगर हमें ये विश्वास रहता है कि हम दवा खा रहे हैं, हमें आपके डॉक्टर पे विश्वास है, दवा पे विश्वास है, तो हमारी जो मेंटल स्टेट है वो चेंज होता है, और इसकी वजह से हमारे अंदर इंप्रूवमेंट होता है। प्लेसबो के ठीक विपरीत एक होता है जिसको हम कहते हैं नोसबो इफेक्ट। नोसबो इफेक्ट उसका अपोजिट होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर जो है आपको पता हो कि कोई ऐसी चीज़ आप कर रहे हैं, ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, भले ही एक्चुअली उसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना हो। जैसे मान लीजिए आप एक फेक पिल लेते हैं जिसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और आपको ये बताया जाता है कि इसके ये साइड इफेक्ट हैं, तो आप देखेंगे कि आपको वो साइड इफेक्ट अक्सर दिखाई दे जाएंगे। तो आपकी निगेटिव थिंकिंग की वजह से वो इफेक्ट भी आपके अंदर आ जाते हैं। ये नोसबो जो है वो लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब होता है टू हार्म। इसका मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हमें ऐसा लगता है ये हार्म करेगी, नुकसान करेगी, तो एक्चुअली नुकसान करती है, भले ही उसके अंदर कोई भी हानिकारक चीज़ ना हो। क्योंकि अगर हम हार्म से डरते हैं और वो काम करते हैं तो हमें हार्म होता है, नुकसान होता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई थ्योरी है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसमें ये सारी चीज़ें प्रूफ हुई हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ स्टडीज़ आपको बताऊंगा प्लेसबो इफेक्ट के बारे में। हेनरी बिकर जो हैं, उनका एक ऑब्जर्वेशन रहा जो वर्ल्ड वॉर 2 में रहा 1950s में। उन्होंने ये देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो पेशेंट थे, मतलब जो सोल्जर्स थे जिनको बहुत सारे वुंड्स हो गए थे, घाव हो गए थे, अक्सर क्या हुआ कि उनके पास में जो कमी रहती थी पेन किलर दवाओं की।
तो पेन किलर दवाओं की जगह पे उनको नमक के पानी का सलाइन इंजेक्शन दे दिया गया और उनको बताया गया कि वो पेन किलर है, लेकिन उसकी वजह से उनका पेन कम हो गया। तो इसको जो है 1955 में एक पेपर में पब्लिश किया गया और कहा गया द पावरफुल प्लेसबो। मतलब आपके पास में कमी है पेन किलर की, तो आपने नमक का पानी का भी अगर इंजेक्शन लगा दिया और लोगों को पता है कि भाई ये हम पेन किलर ले रहे हैं, तो उनका दर्द कम हो गया। उसी तरह 2014 में एक स्टडी की गई माइग्रेन से रिलेटेड, और उसके अंदर क्या किया गया कि पार्टिसिपेंट जो थे उनको 3 तरीके की चीज़ें दी गई। पहली जो है वो माइग्रेन की प्रॉपर मेडिसिन थी जिसका नाम था मैक्साल्ट। दूसरा एक प्लेसबो दिया गया, उनको बता दिया गया कि भाई ये प्लेसबो है। और तीसरा जिसमें कोई भी लेबल नहीं था, मतलब उनको पता नहीं था कि प्लेसबो है या एक्चुअल मेडिसिन है। और उसके बाद में देखा गया कि जो प्रॉपर मेडिसिन थी मैक्साल्ट, उससे डेफिनेटली ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन प्लेसबो की वजह से भी लोगों के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, उनको रिलीफ मिली। इसका मतलब कि अगर आपको डाउट भी हो कि ये मेडिसिन जो है सही है कि नहीं है, लेकिन अगर उसको आप एज ए मेडिसिन लेते हैं तो आपको उससे फ़ायदा होता है। बिना ट्रीटमेंट की जगह पे अगर कोई भी ट्रीटमेंट किया जाए तो उससे आपको बेनिफिट हो जाता है। उसी तरीके से 2015 में एक स्टडी की गई जिसमें डिप्रेशन और ब्रेन एक्टिविटी को स्टडी किया गया। इसके अंदर जो डिप्रेस्ड लोग थे उनको प्लेसबो पिल दिया गया और कहा गया कि ये फास्ट एक्टिंग एंटी डिप्रेसेंट है, मतलब कि उनको जो है कहा गया कि ये दवा है जिससे कि आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। और कुछ लोगों को सिंपली जो प्लेसबो दिया गया उनको बताया गया कि ये प्लेसबो है, और उसके बाद में देखा गया कि क्या अगर लोगों को ये पता हो कि ये दवा है उसका कोई फर्क पड़ता है। तो जब पीटी स्कैन किया गया तो उसके अंदर ये देखा गया कि जिन्होंने एक्टिव प्लेसबो लिया, मतलब जिनको ये बताया गया कि एक्चुअली ये फास्ट एक्टिंग एंटी डिप्रेसेंट है, उनका जो है सिम्टम डिप्रेशन का बहुत कम हो गया। और वही दवा जो है जब दूसरे लोगों को दी गई जिनको बताया गया कि ये दवा नहीं है प्लेसबो है, तो उसके ऊपर असर कम हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके ये एक्सपेक्टेशन हो कि ये एंटी डिप्रेसेंट है, इससे हमारा डिप्रेशन कम होगा, तो उससे जो आपका ब्रेन नेटवर्क सिस्टम इंप्रूव होता है और आपका मूड रेगुलेट होता है, डिप्रेशन कम होता है। दोस्तों इसी तरीके से नोस्पो इफेक्ट को प्रूव करने के लिए भी साइंटिस्ट ने बहुत सारी स्टडी की है। एक स्टडी जिसका टाइटल है नोस्पो हाइपरगेसिया एंड वर्बल सजेशन स्टडी। इसके अंदर क्या किया गया कि लोगों को वर्बल सजेशंस दिए गए हैं कि भाई इसकी वजह से आपको पेन हो सकता है, जबकि एक्चुअली उनको इनर्ट क्रीम दी गई, लेकिन उनको कहा गया कि ये क्रीम अगर आप लगाएंगे तो आपकी बॉडी में बर्न होगा। और जब ये इनर्ट क्रीम दी गई तो जिनको बताया गया कि बॉडी में बर्न होगा, उनका एक्चुअली बॉडी में सेंसेशन शुरू हो गया, बर्निंग शुरू हो गई। उसी तरीके से एक दूसरी रिसर्च की गई जो कि 2012 में की गई, और इसके अंदर ये देखा गया कि जो पेशेंट्स हैं उनके एक्सपेक्टेशंस और बिलीफ जो है जेनरिक ड्रग के बारे में, वो कैसे अफेक्ट करते हैं उनके रिजल्ट पे। आपको जैसा मालूम है कि जो ड्रग्स होती हैं वो या तो पेटेंटेड होती हैं या फिर ऐसे मतलब बहुत ही रेपुटेड जो दवा बनाने की कंपनी है वो देती हैं, ब्रांडेड होती हैं, और यह जेनरिक ड्रग होता है जिसमें कि वही केमिकल कंपोजिशन होता है लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है। अब इस केस में क्या किया गया कि लोगों को सेम दवा दी गई, लेकिन कुछ लोगों को बताया गया कि ये जेनरिक मेडिसिन है और कुछ लोगों को बताया गया कि ये प्रॉपर ब्रांडेड मेडिसिन है अच्छी कंपनी की, लेकिन मेडिसिन सेम थी। लेकिन ये देखा गया कि जिनको ये पता था कि जेनरिक मेडिसिन है उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थे, क्योंकि उनको लगा कि ये तो सस्ती टाइप की मेडिसिन है, उसका असर कम हुआ। और जिनको वही दवा ये सोच के दी गई, जिनको ये लगता था कि ये प्रॉपर मेडिसिन है, उस पर ज़्यादा असर हुआ। इसी तरह एक और स्टडी की गई 2024 की स्टडी है जो कि यूरोपियन जर्नल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी में पब्लिश हुई। इसमें सोशल लर्निंग और नेस्बो इफेक्ट को स्टडी किया गया। इसके अंदर क्या हुआ कि हमने
ये देखा कि जो निगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं और निगेटिव हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है, उसका क्या असर होता है लोगों के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि सोशल मीडिया में ये न्यूज़ है कि आप फला चीज़ खाएंगे तो आपका ये निगेटिव इम्पैक्ट होगा, या किसी ने कहा कि भाई मैंने ये खाया मेरा ये निगेटिव इम्पैक्ट हुआ, हमने ये दवा खाई इसकी वजह से मेरी बीमारी हो गई, या मैंने ये खाना खाया मैंने मुझसे ये हो गया। तो देखा गया कि जिन लोगों ने ऐसी पोस्टों को पढ़ा, जिन लोगों को ऐसी जानकारी थी, उन्होंने जब वो चीज़ें खाई तो वाकई में उनके ऊपर वो इम्पैक्ट हुआ, और जिनको नहीं पता था उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो कैसे हमारे बिहेवियर को चेंज करते हैं। तो इस तरीके से जो रिलीजन है और जो रिलीजियस फास्टिंग और प्रेयर होती हैं, उसको समझना है तो हमें प्लेसबो इफेक्ट को समझना होगा। क्योंकि जब हम प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, विश्वास के साथ में करते हैं भगवान हमारी मदद करेगा, हमारी मनोकामना पूरी करेगा, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पे अगर हमने प्रेयर छोड़ दिया, सब लोग प्रेयर कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, सब लोग फास्टिंग कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, निगेटिव फीलिंग आती है नोज़बो इफेक्ट की वजह से। हम गिल्टी फील करते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा कम हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी परफॉर्मेंस भी अक्सर खराब हो जाती है। इसका सबसे अच्छा जो मुझे एक एग्जाम्पल लगता है वो सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है उसके अंदर लगता है, जिसके अंदर आप उनके जो चैप्टर्स हैं 5 जो डिफरेंट जो उनके चैप्टर्स हैं, उसके अंदर आप जो कहानियाँ पढ़ते हैं उसको पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि प्रेयर करने से भगवान खुश हो जाएंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व, और अगर आपने मना किया तो फिर साहब खैर नहीं। जैसे इसके अंदर एक गरीब ब्राह्मण होता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है, उसको धन और समृद्धि मिलती है। एक लकड़हारा होता है, बड़ा परेशान रहता है, बड़ा गरीब रहता है, वो भी भगवान की पूजा करता है, उसकी उन्नति होती, बहुत पैसा मिलता है। एक व्यापारी होता है जो पूजा का वादा तो करता है लेकिन पूजा नहीं करता है, और आपको लीलावती कलावती की कहानी जरूर पता होगी कि किस तरीके से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वो जेल में चला जाता है, उसका सारा पैसा जो है वो घास फूस में कन्वर्ट हो जाता है, भगवान कर देते हैं। तो मतलब ये कि अगर आपने नहीं किया पूजा, प्रॉमिस किया नहीं किया, तो आप समझ लीजिए कि भगवान आप पे पर्सनली आपके पीछे पड़ गए, आपका बहुत बड़ा नुकसान करेगा। इसी तरह वहाँ पे एक राजा की कहानी है, तुंग ध्वज, जिन्होंने सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से मना कर दिया, प्रसाद देने से मना कर दिया, फिर उनकी बहुत सारी विपत्तियाँ आई, उनके बच्चों की डेथ हो गई, और अल्टीमेटली जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, जब उन्होंने पूजा की तो सारी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई। तो इस तरीके की कहानियाँ जब हम सुनते रहते हैं और कोई ऐसा शुभ कारण नहीं होता हमारे नॉर्थ इंडिया में जिसमें सत्यनारायण भगवान की कथा ना हो, तो हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है कि हम अगर भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सुख शांति मिलेगी, और अगर हमने नहीं किया तो फिर हमें भगवान पनिश करेगा और फिर हमारे को सारी की सारी प्रॉब्लम्स होंगी। और इसीलिए जो लोग प्रेयर करते हैं या जो व्रत करना शुरू करते हैं वो छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो आपको लगता है अगर आपने छोड़ दिया तो उसके बाद तो भगवान नाराज हो जाएगा, फिर क्या होगा, आप बच नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों का क्या कंक्लूजन निकलता है? पहली बात तो ये कि जो प्रेयर्स हैं या रिलीजियस फास्टिंग्स हैं उनका कोई असर नहीं होता है। कोई भगवान नहीं है जो आपकी बातों को, आपकी प्रेयर को सुन रहा है और आपकी इच्छाएं पूरा करेगा, ऐसा कोई है नहीं। आप देखिए जैसे क्रिकेट मैच ले लीजिए, अब वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है, इंडिया वाले प्रे कर रहे हैं कि हमारी टीम जीते, पाकिस्तान वाले प्रे कर रहे हैं हमारी टीम जीते। अब भगवान तो आप मानते हैं कि एक ही भगवान है, तो क्या करेगा, आपकी प्रेयर पूरा करेगा, उसकी प्रेयर पूरा करेगा। और अगर प्रेयर में इतनी शक्ति होती तो हमारा 140 करोड़ लोगों की प्रेयर्स जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती, और हम क्यों ऐसे कंट्री से मैच हार जाते जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख है या 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, और जहाँ पे ज़्यादातर लोग धर्म को भी नहीं मानते, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। दूसरी बात ये होती है कि लोगों को ये लगता है कि यार मेहनत करते रहो, भगवान की पूजा भी कर लो, क्या दिक्कत है। ये ज़्यादातर जो समझदार लोग होते हैं उनका अप्रोच रहता है। उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है, देखिए कि ये जो प्रेयर है बड़ी एडिक्टिव रहती है। प्रेयर का एक तरीका होता है करने का,
चप्पल नहीं पहनना है, ये कपड़ा पहनना है, ऐसे करना है, ये मंत्र डालना है। और जब आप उसको नहीं करते हैं या फास्टिंग के अंदर कोई कमी रह जाती है तो आपको लगता है कि भगवान आपसे नाराज हो गया। और उसके वजह से क्या होता है कि जब आप फेल हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, तो बजाय इसके कि आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करें कि भाई क्यों फेल हुई, क्या कारण था, आपको ये लगता है कि शायद पूजा ठीक से नहीं हुई, शायद व्रत ठीक से नहीं हुआ, भगवान नाराज हो गए, इस वजह से हम फेल हो गए। और इसकी वजह से आप जो सही कारण है उसकी स्टडी नहीं कर पाते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, जादू टोना, ज्योतिष को कॉन्ट्रैक्ट करना, मंत्र पढ़ना और ज़्यादा जो इस तरीके के जो रिचुअल्स हैं, इस तरीके का अंधविश्वास है, उसमें जकड़ते चले जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेयर को, फास्टिंग को छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं और हमें विश्वास है भगवान हमारी मदद कर रहा है। तो हमें ये डर भी लगता है छोड़ देंगे, भगवान नाराज हो जाएगा तो फिर कैसे ज़िंदगी चलेगी। इसीलिए प्रेयर एक तरीके से एडिक्शन हो जाता है हमारा, क्योंकि प्लेसबो और नोसबो इफेक्ट साथ साथ काम करते हैं और इस वजह से हम इन चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की जो हमने बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ बताई, इससे आपने ये समझा होगा कि प्रेयर और फास्टिंग से कोई आपको फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए भगवान को खुश करने के लिए आप कोई प्रेयर ना करें, क्योंकि भगवान कोई इंटरवीन नहीं करने जा रहा है, आपकी मदद करने के लिए नहीं आने जा रहा है। फास्टिंग के नाम पे अपने बॉडी को आप टॉर्चर ना करें। हाँ, अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से फास्टिंग करें। इससे बेहतर है कि अपनी लाइफ स्टाइल आप ऐसे डेवलप करें, रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जिसमें आप प्रॉपर खाना खाएं, न्यूट्रिशियस खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, ताकि आप नेचुरली फिट रहें। और अगर आप ऐसा रखते हैं तो फास्टिंग की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और फास्टिंग की नौबत भी अगर आ जाए किसी कारणों से, तो उसको साइंटिफिक मेथड से ही फास्टिंग को करें। ज़िंदगी में अगर आप सफल होते हैं तो ये नहीं भगवान चाहते थे इससे सफल हो गए, भगवान का आशीर्वाद है, फेल हो गया तो इसलिए साहब भगवान नाराज़ हो गया, इस तरीके से ना सोचें। बल्कि जब भी आपको सक्सेस मिले या फेलियर हो तो उससे आप लेसन को लर्न करें, खास तौर से जब आप फेल होते हैं तब। और इसलिए जब आपके पास डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, जब आप असफल तो होते हैं, प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो आप क्रिटिकली एनालाइज करें चीज़ों को, असली कारणों को जानें और उसके बाद में वो स्टेप्स लें जिस तरह से उन कारणों को दूर किया जा सकता है, रेमेडियल स्टेप्स लें। इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप लेसन लर्न करेंगे। दोबारा उस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे तो फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप फास्टिंग के लिए, प्रेयर के लिए, इसके लिए बिल्कुल ना जाएं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए, बल्कि आप क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करें, लॉजिकली सोचें, क्योंकि प्रेयर और फास्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं है जो धार्मिक कारणों से की जाते हैं। अगर आप फास्टिंग करना भी चाहते हैं, साइंटिफिक तरीके से करें, तभी आपको उससे फ़ायदा होगा, तभी आपको उससे बेटर हेल्थ, बेटर मेंटल हेल्थ और सक्सेस लाइफ में मिलेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हों आप उसको हमें दें, आई विल वेलकम दैट, हम जवाब देंगे। कोई डाउट्स हों और अगर आपके पास कोई भी ऐसी साइंटिफिक स्टडी हो जिसमें आपको ये प्रूफ हुआ हो कि रिलीजियस प्रेयर या फास्टिंग से बेनिफिट होता है, तो ज़रूर आप उसको कमेंट सेक्शन में डालें। हम उसको स्टडी करेंगे और फिर उसका हम आपको जवाब देंगे। उसके लिए अगर ज़रूरत हो तो अलग से एक वीडियो भी बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।